हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नए मामलों की बेकाबू रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिबंध ऐसे हों जिनसे लोगों की आजीविका को चोट न पहुंचे। कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे न टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले। दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात है कि अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। दिल्ली बहुत ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं। सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। परंतु दूसरी बात बताएं, जैसे आपने कहा हाईएस्ट नंबर पहुंच गया है, हिस्ट्री का जो नंबर है, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयारी पूरी है। यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज चल रहा है।
तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने के लिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा कंटेजियस है। मैम, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। यहाँ पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यू, और वो वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी डील करना पड़ता है। छोटा बेबी भी है 2.5 ईयर का, तो हम लोग जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। तमाम उम्मीदों के बीच एक खबर ये भी है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की रणनीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रैंडम सैंपलिंग की बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों का या फिर जिनकी कोरोना से मौत होती है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। स्नेहा मोदानी के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 यात्री घायल हैं। रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं, मुआवजे का ऐलान किया है। खुद रेल मंत्री आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार होते वक्त यात्रियों ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि सफर इतना खतरनाक होने वाला है। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह पलट गए, जिसमें एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में ही उतर गया। हादसा कितना भयानक था, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत थे कि बच गए, वहीं कुछ के घरों के चिराग बुझ गए। जो बच गए उनकी आंखों में हादसे का वो खौफनाक मंजर दहशत बनकर तैर रहा है। जलपाईगुड़ी जैसे ही पार हुआ था वहीं पे अचानक से ऐसे 3-4 झटके लगे और हमें पहले पता नहीं चला कि इतनी प्रॉब्लम हो गई होगी। हम तो नॉर्मली उतरे थे, थोड़ी हड़बड़ी हुई, फिर जैसे ही उतरे हमने आगे देखा तो पूरी की पूरी ट्रेन ही डिरेल हो रखी थी वहाँ आगे से। काफ़ी लोग घायल हुए हैं, काफ़ी हम लोगों की सुरक्षा भी हुई है। हमारा चाय से पाँव जला है और ठीक है भैया, ऐसा हादसा जिंदगी में कभी ना हो। हादसे के वक्त ट्रेन में 1053 यात्री सवार थे। इस हादसे ने यात्रियों और उनके परिवार वालों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी झकझोर दिया है। खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह सवेरे दुर्घटना स्थल का दौरा किया। बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये ट्रेन बीकानेर से चलती है, जहां रास्ते में कुल 34 स्टेशन पड़ते हैं। करीब 48 घंटे का सफर होता है, जिसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कई बड़े स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की। हादसे की जानकारी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी। रेल मंत्री से बात करने के बाद पीएम ने ट्वीट किया, मेरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हुई है, जहां पश्चिम बंगाल में रेल हादसे को लेकर जानकारी ली। मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे की वजह से फंसे यात्रियों को अब उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही यात्रियों की मदद के लिए आसपास के स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में कैसे मंडल के साथ कमंडल की चुनावी राजनीति चरम पर है, आपको इस राजनीतिक दांव पर पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हलचल की 3 बड़ी तस्वीरें आइए दिखाते हैं। आज बीजेपी से बगावत करने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।
अखिलेश यादव ने इनका स्वागत किया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को समाजवादी में शामिल होंगे। मगर इस कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली के नाम पर जो भीड़ जुटाई, उस पर लखनऊ प्रशासन में हड़कंप है। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि समाजवादी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को समाजवादी पार्टी के दफ्तर भेजा गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे। एक दलित के घर उन्होंने मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई। उत्तर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले जहां बीजेपी को सबसे बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उसके जिताऊ फॉर्मूले पर भी चोट की जा रही है। अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाले मंत्री और विधायक उस गैर यादव ओबीसी गठजोड़ का हिस्सा हैं जिसे बीजेपी ने 2017 में खड़ा किया था। वहीं बीजेपी भी अब इसकी काट के लिए तैयार है। दलित परिवार के घर, योगी का भोजन और अयोध्या से उम्मीदवारी मंडल और कमंडल दोनों को साधने का एक बड़ा बीजेपी का दांव है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बगावत कर अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वालों ने दलितों और ओबीसी के हक में आवाज बुलंद की, तो बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक के अपने जिताऊ फॉर्मूले को धार देने शुरू कर दी। अयोध्या से चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोकना और दलितों के संग भोजन करना दिखाता है कि अगर बागियों की बदौलत अखिलेश यादव ओबीसी के नाम पर चुनाव को कमंडल बनाम मंडल का बनाना चाहते हैं, तो बीजेपी के पास मंडल के साथ साथ कमंडल का दांव खेलने की सुविधा कहीं ज्यादा है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहां पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहां पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। दरअसल 2014 से ही ओबीसी वोट बैंक यूपी में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला रहा है, मगर बीते 3 दिनों में अखिलेश यादव के खेमे में बीजेपी के कई ओबीसी नेताओं के जाने से एक माहौल भी बन गया है। और अब अखिलेश दावा कर रहे हैं कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी हैं और 80-20 का गणित उनके साथ है। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी। मंच पे बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। गैर यादव ओबीसी वोट कभी एक मुश्त किसी की झोली में नहीं गए, मगर 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान,
धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की मदद से बीजेपी ने उन्हें अपने पक्ष में किया। यही नेता अब खेमा बदलकर अखिलेश के साथ जा मिले हैं और उसी बीजेपी को कोस रहे हैं जिसके साथ 5 साल तक सत्ता में रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी अब इन बागियों पर हमलावर है। न केवल 5 साल तक चुप्पी साधे रहने पर सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि इन्हें आगाह कर रही है कि समाजवादी पार्टी में यादवों और मुसलमानों के सिवाय किसी का भला होने वाला नहीं है। देखिए, अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज है। हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। बीजेपी भी बगावती नेताओं से वजह जानना चाहती है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के कमंडल के आगे मंडल की आवाज कमजोर पड़ रही थी। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर मंत्रियों ने दलितों, ओबीसी, गरीबों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। तो क्या उन्हें ये लग रहा था कि हिंदुत्व की आवाज के आगे ये मुद्दे दब रहे थे? वजह चाहे जो भी हो, मगर अब ये साफ होता जा रहा है कि यूपी के चुनावों में मंडल के साथ कमंडल का दांव भी खेला जा चुका है। लखनऊ से संतोष कुमार, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। लंबे समय से बीजेपी हिंदुत्व के द्वारा जातिगत सोशल इंजीनियरिंग को साधती रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बगावत मंडल और कमंडल की लड़ाई का एक हिस्सा है। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, हनुमान जी महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी की। यूपी में जबरदस्त सियासी खिचड़ी पक रही है। एक तरफ ओबीसी वोट के लिए अखिलेश बीजेपी के बगावतियों को पार्टी में हाथों हाथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर भोज में शामिल होते हैं। वहीं तीसरी तरफ अयोध्या में उनकी उम्मीदवारी को लेकर हुंकार और जयकार की गूंज है। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें,
क्योंकि योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से नाता रहा है। योगी जी के गुरु स्वामी श्री अभयनाथ जी ने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अयोध्या के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है और माननीय योगी जी साधु हैं और अयोध्या उनको इसलिए पसंद आई कि यहाँ एक धार्मिक नगरी है अयोध्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है और योगी जी संत हैं। तो 5 साल का कार्यकाल उनका बड़ा बेहतर गुजरा और आगे भी उनका गुजरेगा। अयोध्या के लोग संतुष्ट भी हैं। अयोध्या महज एक सीट नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मंडल की राजनीति पर कमंडल के हावी होने की शुरुआत यहीं से हुई थी। दरअसल ये हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है। यही वजह है कि अयोध्या के आंगन से बीजेपी एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान बना रही है। इसकी तैयारी पहले से थी, तभी तो 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए। औसतन 5 घंटे भी जोड़े तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बारिश हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या से योगी का चुनावी समर में उतरना बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। मसलन काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी, हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में तो ये दोनों पहले से रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र की करीब 82 विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। अयोध्या से लड़ने वाले दाव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। तो कमंडल के साथ मंडल को जोड़कर ही बीजेपी 80% वोट बैंक तक पहुंचने का दावा करती रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। इस तरह यूपी की चुनावी जंग अब सबसे भीषण दौर में है, जहां दोनों ही खेमे अपने अपने ब्रह्मास्त्रों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।